वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। फाइनली 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए लगभग 21 डेज दिए गए हैं। इसीलिए इस नोटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम जल्द से जल्द जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज कर पाएँ और फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ। इस वीडियो में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रोविजंस को जो फॉर्म अप्लाई करते समय काफ़ी ज़रूरी हैं ध्यान में रखना, ऐसे प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 1945 वैकेंसीज आई हैं टोटल। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 1945 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 805 वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है तो जैसा कि बताया जा रहा था एसडीएम के लिए 200 वैकेंसी आनी है, तो एसडीएम के लिए 200 वैकेंसी आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 80 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा लेवल 9 में और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे पुलिस उपाधीक्षक का है, जिला समादेष्टा का है, काराधीक्षक का है, राज्य कर सहायक आयुक्त का है, बिहार वित्त सेवा। इसमें 168 पोस्ट आए हैं। इस तरह से आप सारे पोस्ट का डिटेल देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी वैकेंसीज को देख सकते हैं। इसके अलावा सीडीपीओ का भी वैकेंसी आया है, जो कि लेवल 9 का ही जॉब है। इसमें टोटल 12 वैकेंसीज आई हैं सीडीपीओ के लिए। अगर आप सीडीपीओ के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से फ़ी भी पे करना होगा। अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस को देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रीलिम एग्ज़ाम होने तक रिक्तियों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। के अलावा अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें साफ लिखा है यदि आवेदन की संख्या अधिक होगी तो परीक्षा को एक से अधिक शिफ्ट में या एक से अधिक दिन में कराया जाएगा, और अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होगी तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके बारे में भी साफ तौर पर बताया गया है कि अगर वर्डिक्ट सरकार के पक्ष में आता है, यानी 65% रिजर्वेशन को लागू किया जाता है, तो नोटिफिकेशन में उस अकॉर्डिंगली सुधार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा सीडीपीओ की बात करें तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय के लिए 4 सब्जेक्ट, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण में से किसी एक को मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल के रूप में चुनना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरक्षण के लिए इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटा गया है वो दिया गया है कि एक अनरिजर्व्ड हो गया, उसके बाद शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास हैं, बैकवर्ड क्लास लेडीज़ हैं, इसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस तरह के कैटेगरीज हैं। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं तो उस समय आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का या उसके जो समतुल्य डिग्री है उसका प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके अलावा SC ST का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। इसके बाद स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा लिखा गया कि इंटरव्यू के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत यानी ओरिजिनल में आपको प्रस्तुत करना होगा। जिसको भी आपने अपलोड किया है उसको इंटरव्यू के टाइम में आपको ओरिजिनल में लेके जाना होगा। इसके अलावा देखिए कि आपका सर्टिफिकेट कब तक हो जाना चाहिए, तो इसमें साफ लिखा है यहाँ पे देखिए, सभी आवांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है। यानी जब लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का उस समय तक आपके सभी प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। अब हम एज की बात करें तो एज का क्राइटेरिया 1/8/24 यानी 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें किसी के लिए 20 वर्ष, किसी के लिए 21 वर्ष और किसी के लिए 22 वर्ष न्यूनतम एज रखा गया है। एवं अधिकतम आयु जो अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला हैं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला हैं उनके लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा संबंधित कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। जब आप डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए रीजन्स है तो उसको आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम फ़ी की बात करें
तो जो 70th कंबाइंड एग्ज़ाम है उसके लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको बायोमेट्रिक के देने होंगे। बायोमेट्रिक फ़ी यहाँ पे आप देखिए 200 रुपये लिखा हुआ है। इसके अलावा 600 रुपये अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको देना होगा। और यदि आप केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या जनजाति के छात्र हैं तो 150 रुपये आपको लगेगा। यानी अगर आप बिहार राज्य के SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 150 रुपये लगेगा। इसके अलावा यदि आप बिहार के महिला उम्मीदवार हैं तो 150 रुपये इस केस में भी लगेगा। और जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 150 रुपये लगेगा। यानी कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं उन्हें ही फ़ी में छूट मिलेगी। उसके अलावा जो भी उम्मीदवार हैं बिहार से बाहर के उनके लिए 600 रुपये फ़ी रखी गई है। इसके अलावा 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में ऐड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रोविज़न ये भी दिया गया है कि अगर आप अपने पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या को देंगे तो आपको बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपये नहीं देना पड़ेगा। यानी सिर्फ आपसे 600 रुपये लगेगा। जो बायोमेट्रिक फ़ी लग रहा है 200 रुपये वो आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रीलिम के एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होगा तो यहाँ पे दिया गया है कि 150 अंक होंगे। जो पहले पैटर्न फॉलो होता आ रहा है वही पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। 2 घंटे की परीक्षा होगी और 150 प्रश्न होंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए निगेटिव मार्किंग को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इसमें साफ लिखा हुआ है। और प्रीलिम एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम के लिए 10 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे अगर 1945 सीट्स हैं तो लगभग 19,450 स्टूडेंट को क्वालिफाई कराया जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रोविज़न और है कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट आपको 40% मार्क्स तो लाने ही होंगे। 40% से कम मार्क्स होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और बाकी कैटेगरीज़ के लिए कुछ छूट भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की बात करें मेंस की, तो उसमें सामान्य हिंदी होता है 100 अंक का। इसमें सिर्फ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामान्य हिंदी होता है 100 अंक का। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे। 300 नंबर का GS पेपर 1 होगा, उसके बाद GS पेपर 2 और फिर 300 नंबर का निबंध। ये 900 नंबर का होगा जिसको मेरिट बनाते वक्त काउंट किया जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शनल का पेपर होगा 100 मार्क्स का जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन इसको भी मेरिट लिस्ट बनाते वक्त इसके नंबर्स को काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा। जैसे कृषि विज्ञान हो गया, पशुपालन तथा चिकित्सा विज्ञान हो गया। इस तरह से करके आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट में से किसी एक को आपको चूज करना होगा मेंस परीक्षा के लिए। इसके बाद अगर हम CDPO के एग्जाम का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सामान्य हिंदी होगा 100 अंक का, इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी का होगा 300 अंक का और सामान्य हिंदी का दूसरा पेपर होगा 300 अंक का। इसके अलावा इन 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आपको एक को चूज करना होगा। इन 4 यानी गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण में से किसी एक को आपको लेना होगा। 300 मार्क्स का होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी कि इसका मेरिट लिस्ट बनाते समय इसको काउंट किया जाएगा। यानी 900 नंबर का होगा, 300 नंबर का सामान्य हिंदी का पेपर 1, फिर पेपर 2 300 नंबर का, और फिर इसका ऑप्शनल 300 नंबर का होगा। इसके अलावा अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि मेंस एग्ज़ाम में भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाएंगे। यानी कम से कम 40% मार्क्स आपको लाने होंगे मेंस एग्जाम में भी। इसके अलावा मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस एग्जाम से। इसके बाद इंटरव्यू की बात करें तो 120 अंक का होगा, यानी टोटल 1020 अंक का एग्जाम होगा, 900 का मेंस और 120 का इंटरव्यू। यहाँ पे ये साफ दिया हुआ है कि इंटरव्यू में आपको अपीयर होना ही है। मेंस में आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना आ जाएं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में शामिल नहीं होंगे तो मेरिट लिस्ट में, फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें आपका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब से कब तक है। तो इसका डेट 28 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक है, यानी 21 दिन का समय दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा ये लिखा गया है साफ तौर पे कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी संबंधित प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। यानी फॉर्म अप्लाई करते समय ही आपको जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उनको अपलोड करना होगा। अप्लाई करने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि आपको OTR करना, सबसे पहले फिल करना होगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से किया हुआ है, जैसे आपने 69 दिया होगा, तो आपका OTR पहले से हुआ होगा। इस केस में आपको पुराने यूजर ID से ही लॉगिन करना है। लेकिन अगर आपने अब तक नहीं दिया है एग्ज़ाम तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कैंडिडेट उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन PDF डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन PDF या हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जब आप अपना आवेदन फाइनली डाउनलोड करेंगे तो आपको देख लेना है कि प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे दिया गया है कि आवेदन पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर
भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इसीलिए इसको अच्छे से जांच कर लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है फॉर्म अप्लाई करते समय। एक बार आप खुद से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लीजिए। समय सिर्फ 21 दिन दिया गया है, तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं एक बार आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से डिटेल से पढ़ लीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसको जल्द से जल्द अरेंज करके फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म पड़ेंगे और सर्वर ठीक से काम कर पाएगा लास्ट में या नहीं, इसीलिए लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। शुरू में ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं उनको अरेंज कीजिए और फॉर्म को फिल कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।